हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि जो है यूपी टीजीटी पीजीटी की संभावित परीक्षा तिथि आ गई है और अब हम सभी को ज़्यादा समय नहीं है। हम सभी के पास 30-35 दिन का जो भी समय है उसे हमें बहुत अच्छे से जो है बड़ी सावधानी से और कड़ी मेहनत के साथ है उन समय का सदुपयोग करना है हमें। और जब हम बहुत कड़ी मेहनत करेंगे, दिन रात केवल ध्यान हमारा अपने लक्ष्य पर ही होगा, तभी हम हासिल कर पाएंगे, अन्यथा हम उससे दूर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें दूर नहीं होना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही वही है, टीजीटी पीजीटी, है ना। तो बड़े समय के बाद जो है, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत इंतज़ार करने के बाद, काफ़ी समय प्रतीक्षा करने के बाद ये जो सुनने में आया है, ये जो नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल कि हाँ, परीक्षा तिथि जो है दिसंबर के जो है दिसंबर के लास्ट और ये जनवरी के फर्स्ट वीक में होने की जो संभावना दिख रही है। तो उसी को देखते हुए हमें अपनी तैयारी में जुट जाना है, दिन रात एक कर देना है और उसी को ध्यान में रख करके जो है हम सभी कुछ प्रश्नों की जो है श्रृंखला लेकर के जो है मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। और हम सभी इसमें से देखेंगे और ये देखेंगे कि टोटल हम सभी 25 प्रश्न कर रहे हैं आजकल, है ना। 25 प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नों की संख्या को बढ़ाई जाएगी और महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया जाएगा जिनकी पेपर में आने की संभावना हो। वैसे प्रश्न ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी तक जो भी प्रश्न किए जाते रहे हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहे हैं। लेकिन हाँ जो है और अच्छे जो है लेवल के प्रश्नों को सम्मिलित करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आज की क्लास में हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। 26 नंबर से देखते हैं। 26 से यानी कि 25 से लेकर के 50 तक हम सभी को करना है 25 प्रश्न और देखेंगे हमारे इनमें से कितने प्रश्न सही होते हैं। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, राम सीता संवाद नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, राम सीता संवाद नहीं है। 27 नंबर के प्रश्न की चर्चा करते हैं। अभ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, बी है श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद, सी है श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद, डी है श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। तो जो 27 नंबर का प्रश्न है, अगर इसका करेक्ट आंसर हम सभी देखना चाहें तो डी हो जाएगा, श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद। करेक्ट आंसर इसका हमारा डी हो जाएगा। आगे हम देखते हैं 28 नंबर के प्रश्नों को। द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो ये बहुत चर्चित प्रश्न है। शांति प्रिय द्विवेदी, बी है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें लगाएंगे। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके आधार पर हुआ है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद दे दिया गया है, देखिए कन्फ्यूजन के लिए दे दिया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, है ना। सरस्वती पत्रिका के संपादन का जो कार्यभार इन्होंने संभाला था 1903 में। तो ये देखेंगे कि देखिए कन्फ्यूजन के लिए, विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए दिया जाता है और हम सभी जल्दबाजी में कर देते हैं। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक करना है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, ना कि हजारी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो है 80 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं? तो 29 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें ऑप्शन को हम सभी देख लेते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न इजी लेकिन इम्पॉर्टेंट है। जॉर्ज ग्रियर्सन है, ऑप्शन ए है, बी है गार्सा दातासी, सी है विलियम वर्ड्सवर्थ, डी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हमें इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो 29 नंबर का जो प्रश्न है 29 का, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा जॉर्ज हाँ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर है ना, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक जो हैं हमारे, ये जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। और अगर गार्सा दा तासी की बात करें तो इन्होंने लिखा है इस्तवार दाला लिटरेतुर एंदुई ए हिंदुस्तानी। तो इसे इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है। ये भी पूछा जाता है, कभी कभी इतिहास ग्रंथ का नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि किस भाषा में लिखा गया है। तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा है और किसने लिखा है? गार्सा दा तासी ने लिखा है। और विलियम वर्ड्सवर्थ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हम करते हैं, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके जितने भी तथ्य हैं इनके द्वारा
कहे गए। वो सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं हम सभी के लिए। तो ये ध्यान देंगे कहीं भी अगर हम इन्हें देखते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो भी स्टेटमेंट हैं, इनके बुक की चर्चा हम कर इनके हाँ, इनके ग्रंथ की चर्चा हम कर लेते हैं कि ये जो है जो शुक्ल जी हैं 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास इनका है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में है ना, 1929 में। ठीक है। और ये पहले जो है हाँ 1929 में प्रकाशित हुआ। आगे हम सभी देखते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंग कवि का जन्म स्थान है। गंग कवि का जन्म स्थान है आगरा, प्रयाग, इटावा और गंगापुर नगर। अगला प्रश्न है हमारा, चारों में से बताना है। 30 नंबर का जो प्रश्न है इनमें से बताना है कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है इसका। तो ये जो गंग कवि है इटावा के, करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है। देखिए साकेत की बात हो रही है तो साकेत जो रचना है ये किसकी है, मैथिली शरण गुप्त जी की है। साकेत जो है गुप्त जी की रचना है ना, और इसे महाकाव्यों की श्रेणी में भी रखा जाता है। ठीक है। और इसमें जो है उर्मिला और लक्ष्मण की कथा वस्तु है। राम सीता की ना होकर के उर्मिला और किसकी है, लक्ष्मण, है ना, उर्मिला और लक्ष्मण की कथा वस्तु इसमें की गई है। तो इसमें दिया गया है कि मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा हुआ है, लक्ष्मण और उर्मिला। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, 31 का बी हो जाएगा। 32 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निराला का जन्म कहाँ हुआ था। कभी कभी एक दो प्रश्न ऐसे भी पूछ ले जाते हैं परीक्षा में, निराला का जन्म कहाँ हुआ था। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल और बिहार। 32 नंबर का प्रश्न है। तो निराला का जन्म 1896 ईस्वी में कहाँ हुआ था, बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ था। बंगाल के, तो करेक्ट आंसर हमारा बंगाल है, तो बंगाल यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। और निराला की जो रचनाएं हैं, अनामिका, परिमल गीतिका, तुलसीदास, अणिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते। इसके साथ साथ है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति इत्यादि। इम्पॉर्टेंट लेखक हैं। आप अपने नोट्स से या मूल पुस्तक से आप इन्हें देख लीजिएगा, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे क्या करते थे। देखिए कफन कहानी में जो घीसू और माधव थे, इनको जो कफन के पैसे मिले थे, है ना, पैसे क्या करते थे, जो लोगों ने दिए थे कफन के लिए पैसे, वो क्या करते थे। पूड़ियाँ खरीद कर खाते थे, बोतल भर शराब पीते थे, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से दोनों काम करते थे। तो उपयुक्त में से ये सच है कि ये दोनों काम करते थे, पूड़ियाँ खरीद कर खाते थे, बोतल भर शराब भी पीते थे, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 34 नंबर के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। बिहारी के दोहे की चमत्कारपूर्ण तुलना संस्कृत, उर्दू, फारसी के कवियों से किसने की है। तो चारों ऑप्शन में से हमें आंसर देना है। ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है पद्म सिंह शर्मा, डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये है 34 नंबर का प्रश्न है। इसका अगर हम करेक्ट आंसर हम सभी जानना चाहें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होगा, करेक्ट आंसर ए होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर, देखते हैं। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है। एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में हाँ जो हुई थी, उसमें ये प्रश्न बना था, सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है। वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान, रंगभूमि। तो सूरदास किसका पात्र है, किस जो है उपन्यास का पात्र है। तो ये जो 35 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, रंगभूमि, है ना, चर्चित प्रश्न है और रंगभूमि हो जाएगा इसका। आगे हम सभी देखेंगे 36 नंबर के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन लंबी कविता नहीं है। लंबी कविता की बात नहीं की जा रही है, वैसे तो निराला की सभी रचनाएं हैं, है ना, लेकिन लंबी कविता नहीं है। 36 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भिक्षुक। आगे हम सभी देखते हैं 37 नंबर के प्रश्नों पर को। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन में जैसा जानते हैं जैन साहित्य है, सिद्ध साहित्य है, सिख साहित्य का नाम आप नहीं सुने होंगे, नाथ का सुने होंगे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखते हैं 38 नंबर के प्रश्नों को। साधना की 4 अवस्थाओं में शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। इन जो चारों अवस्थाएं हैं साधना की, इनका क्या संबंध है, हम देखते हैं ऑप्शन में देखते हैं
ज्ञान मार्गी साधना से किससे संबंध है पूछा गया है चारों अवस्थाओं की। तो ज्ञान मार्गी शाखा से, सूफी साधना से, इस्लाम धर्म साधना से, रीत मुक्त काव्य से। तो चारों ऑप्शन में से हमें बताना है किससे। तो ये सूफी साधना से है, सभी परिचित होंगे इससे, सूफी साधना से है। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 नंबर का प्रश्न, तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ, है ना। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए तुलसीदास ने लिखा था। रामलला लच्छू, बर्बर रामायण, हनुमान बाहुक, विनय पत्रिका। तो हनुमान बाहुक करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 39 नंबर का 39 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। और आगे हम सभी देखते हैं विनय पत्रिका नामक अर्जी तुलसी ने जो है कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखा था। अगला प्रश्न हम सभी देखेंगे 40 नंबर का प्रश्न है, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। तो आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है। 40 नंबर का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, शरत चंद्र की जीवनी से। आगे हम सभी देखेंगे जो है इसके लेखक की अगर हम बात कर ले तो जो है विष्णु प्रभाकर हैं। ठीक है, कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। आगे देखेंगे जो है ये हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1826 में, 1829 में, 1834 में, 1844 में। 41 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हम सभी को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 41 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम सभी देखेंगे भोला राम का जीव के लेखक कौन है। भोला राम का जीव जो रचना है इसके लेखक की बात की जा रही है, कौन है। हरिशंकर परसाई, बी है ज्ञान वाजपेयी, सी है राम गोपाल, डी है श्रीलाल शुक्ल। तो चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। तो भोला राम का जीव किसका है, करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 42 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, ये हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक रचना है। ठीक है। परसाई की अन्य प्रकाशित जो रचनाएं हैं, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात तब थी, है ना, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, ये सारी जो रचनाएं हैं इन्हीं की हैं। आगे हम सभी देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है। हिंदी साहित्य का इतिहास तो बहुत जो है विद्वानों ने लिखा है ना। तो लेकिन व्यवस्थित रूप की जहाँ बात आ जाए कि व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है, ऑप्शन देख लेते हैं। शिव सिंह सरोज, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेगसन, मिश्र बंधु। तो इनमें से कौन है ना, शायद आप भी गेस कर पा रहे होंगे, आंसर सही टिक कर पा रहे होंगे। तो इनमें से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही है। जहाँ व्यवस्थित रूप देने का श्रेय की बात आएगी तो ये शुक्ल जी को जाता है। आगे देखेंगे नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। नव जागरण की बात हो रही है। शिव प्रसाद सिंह सितारे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। 44 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं, भक्त सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुर्य, प्रेम तरंग, है ना, प्रेम फुलवारी, दान लीला इत्यादि इनकी रचनाएं हैं भारतेंदु की। नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार हैं। ऑप्शन ए है गुलाब राय, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है श्याम सुंदर दास, डी है रामचंद्र शुक्ल। 45 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अशोक के फूल, कल्पलता बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आलोक पर्व है, विचार और वितर्क, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार प्रवाह और कुटज, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही रचनाएं हैं। 46 नंबर के प्रश्नों की बात हम करते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग्य रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है। चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सी नहीं है। हरिशंकर परसाई ये व्यंग्य रचनाकार हैं, कौन सी नहीं है। नेताजी कहिन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी, बारात की वापसी। 46 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा नेताजी कहिन। नेताजी कहिन जो है ये मनोहर श्याम जोशी का है, परिचित होंगे इनसे, जानते होंगे इनके, मनोहर श्याम जोशी, मनोहर श्याम जोशी का है। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी का है, बाकी रचनाएं इनकी हैं। आगे हम सभी देखेंगे
सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? 47 नंबर का प्रश्न है सिंहावलोकन। तो इन ऑप्शन में से देखेंगे, चारों ऑप्शन में से यशपाल की है। सिंहावलोकन किसकी है? तो यशपाल की है, करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। देखिए सिंहावलोकन 3 खंडों में है। कितने खंडों में है? 3 खंडों में है। 3 खंड यानी कि 1900। 3 खंड में कौन कौन है देख लेते हैं। 3 खंड में है सिंहावलोकन, और पहला है 1951 में, 1951 में, दूसरा 1952 में है, और तीसरा 1900 जो है 1955 में है। 51, 52, 55, ठीक है, किसकी है? यशपाल जी की है। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। माटी की मूर्तें संस्मरण, रेखा चित्र, आत्मकथा, जीवनी। 48 का है। तो करेक्ट आंसर है संस्मरण। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी के, है ना। लाल तारा भी इनका है। लाल लाल तारा चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद गेहूं और गुलाब से तो सभी परिचित होंगे, है ना। गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर भी इन्हीं की रचनाएं हैं। आगे हम सभी देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं प्रेमचंद्र, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा। 49 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमें बताना है, तो अमृत राय। देखिए कलम का सिपाही कृति जो है इसके लेखक की बात की जाए तो अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय हैं। और जो है आगे हम देखें 50 प्रश्न हम देखेंगे। 50 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अशोक के फूल पढ़ा था, कुटज पढ़ा था, है ना, कबीर भी है। नया साहित्य 50 नंबर का जो प्रश्न है इसमें जो नया साहित्य है, नया साहित्य के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त है। कौन है? प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, है ना। तो नया साहित्य प्रकाश चंद्र गुप्त जी की रचना है। तो हम लोगों ने इस क्लास में जो है 25 प्रश्नों को सीखा। 25 प्रश्नों के आसपास जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी रचना थे, रचनाकार थे, उन्हें भी आपको जो है उनसे भी आपको अवगत कराया गया। जो भी जो है प्रश्न थे ये आपकी तैयारी को जो है मजबूती ही प्रदान करेंगे, है ना। क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ज़्यादा ही जो है हमारी जो तैयारी है उसमें निखार आएगा और उसे मजबूती प्रदान करेगा। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देखा। 25 प्रश्नों में हमारे कितने प्रश्न सही हुए? 20 सही हुए, 22 सही हुए, है ना, या 25 में 25 सही हुए। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे कितने प्रश्न सही हुए? जो भी भाई बहन प्रतियोगी मित्र साथी यदि हमारी क्लास देख पा रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि वो अपने अंक जरूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके कितने सही हुए, है ना। इससे आप में आत्मविश्वास के साथ साथ हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम भी आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, क्लास बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। तो जो है आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं और उम्मीद रहेगी कि और महत्वपूर्ण जो है तथ्यों को, महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को सम्मिलित करने के लिए, लाने के लिए अच्छे अच्छे क्लास और काव्य शास्त्र जो संस्कृत साहित्य रचना एवं रचनाकारों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। जो भी धातु रूप हैं, है ना, जो भी क्रिया रूप है जो है हमारे सिलेबस में, उसी क्रम से एक एक टॉपिक करके जो है समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी, है ना। पूरे सिलेबस को कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आपको इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी जिससे आपकी जो तैयारी है वो जो है और मजबूत हो और आप अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों, अपने लक्ष्य में कामयाब हो सकें। तो आज की क्लास यहीं तक है। यदि आपको ये क्लास किसी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने कुछ मित्रों तक शेयर कर दीजिए। आज की क्लास यहीं तक है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।